जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग ये खबर तो सुन ही चुके होंगे कि वर्तमान में हमारी राज्यसभा के जो सभापति है या फिर भारत के उपराष्ट्रपति है, उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाने की तैयारियां की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और ये जो कोशिश की जा रही है दोस्तों, इस कोशिश की वजह से आप लोगों को एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं उपराष्ट्रपति के टॉपिक से। आप लोग चाहे किसी बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम है, चाहे किसी सेंटर का एग्जाम है, ये 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आने वाले हर एग्जाम में आपको यहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो भी चर्चा में मुद्दा चल रहा है आपका उपराष्ट्रपति को हटाया जाने का, क्या उपराष्ट्रपति को हटा पाएगा विपक्ष? क्योंकि देखो, विपक्ष की जो सरकार बैठी है अभी राज्यसभा के अंदर, विपक्ष में मेजोरिटी के अंदर कांग्रेस है और कांग्रेस अभी अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के जो लीडर है जयराम जी, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ। तो इस सेशन के अंदर अपन क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, एक तो मैं आपको चीज बता दूं स्टार्टिंग में कि आपके परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट बन सकता है इस मुद्दे से, वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको इस क्लास में कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, दूसरी बात, इस क्लास के अंदर अपन क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये कि उपराष्ट्रपति का मुद्दा इतना चर्चा में चल क्यों रहा है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, चर्चा में बहुत सारे मुद्दे चलते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और उसके अलावा भी अपने आप में अपनी एक ये इंपॉर्टेंस लेकर के बैठा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तीसरी बात हम जानेंगे कि इसके लिए संविधान में किन चीजों का वर्णन है, मतलब संविधान में कहां पर इस चीज का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाना चाहिए, या ये जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया के लिए संविधान में क्या प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। देन अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति को हटाने की कंप्लीट प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया अभी संसद के अंदर फॉलो की जाएगी, राज्यसभा में फॉलो की जाएगी, या क्या ऐसा वो करने वाले हैं जिस वजह से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लास्ट में हम जानेंगे साथियों कि प्रस्ताव के पारित होने की संभावना क्या है। अब देखो, विपक्ष कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या रियल मायने में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? और अगर हटाया नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता, और हटाया जा सकता है तो उसकी क्या संभावना है, उन सारे के सारे बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। देन अपन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न मिलेगा इसके बारे में। बेसिकली ये क्लास मेरा लेकर के आने के पीछे उद्देश्य ये है, क्योंकि देखो अभी वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो करंट में कोई मुद्दा रहता है उससे रिलेट करता हुआ अगर कोई स्टैटिक सवाल आपके बनता है तो वो आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। और यदि आपके एग्जाम के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट मेंशन है तो आपसे यहां से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग जो साथी केवल और केवल इस मुद्दे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग के 4 बिंदुओं के अंदर मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो करंट का टॉपिक है, करंट का इश्यू है। इन चारों बिंदुओं पर डिस्कस करने के बाद में ये 2 बिंदु होंगे केवल और केवल उन साथियों के लिए जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु की चर्चा में क्यों है, आखिरकार ये उपराष्ट्रपति का टॉपिक अभी चर्चा में क्यों है। तो इसका चर्चा में होने के पीछे रीजन, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी कि राज्यसभा के जो सभापति है, अच्छा जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है, पहली बात तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये बात तो आप सबको पता ही है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। इनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया है। तो ये चर्चा में क्यों है बात इतनी, उसके पीछे रीजन यही है कि आपके जो विपक्षी सांसद हैं, इन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में एलिगेशंस लगाए हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। इस बात के एलिगेशंस लगाए हैं कि उपराष्ट्रपति जो है, राज्यसभा के सभापति जो है, हमारी बात को सुनते नहीं है, केवल और केवल सत्ता पक्ष की बातों को ही सुनते हैं, हमारी बातों को उतना वेटेज नहीं देते हैं, यानी कि ये बायस्ड है सत्ता पक्ष की ओर, ये पक्षपात करते हैं हम में और उनमें। इस बात का आरोप लगाया है जयराम जी ने, जो आपके कांग्रेस पार्टी है मेजोरिटी के अंदर राज्यसभा में, उनके जो लीडर है उनके द्वारा, और लगभग 50 सांसदों के द्वारा, मतलब ये तो रूल है कि कम से कम 50 सांसद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, और 60 सांसदों के द्वारा जो ये लाया जा चुका है। देखो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है, 60 सांसदों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करे हैं, और ये नोटिस भी देखो राज्यसभा के जो महासचिव है उनको सौंपा गया है। जगदीप जी धनखड़ उपराष्ट्रपति है इनके खिलाफ। राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है, ये आपको ध्यान रखना, पीसी मोदी जो है वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है, इनको ये नोटिस सौंप दिया है विपक्ष में। चलो दूसरी बात कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये टॉपिक चर्चा में चल रहा है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा घटित होने जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इससे पहले कभी भी हुआ है इतिहास में, पहले कभी भी नहीं हुआ है। इन्हीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ, जो जगदीप धनखड़ जी है अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति, इन्हीं के खिलाफ जब मानसून सत्र चल रहा था उस टाइम में ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। तो
तो उस टाइम में तो अविश्वास प्रस्ताव लाए नहीं। और अभी वर्तमान में चल रहा है आपके राज्यसभा में संसद के अंदर शीतकालीन सत्र, और इस शीतकालीन सत्र के अंदर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। अब देखना यह है कि यह प्रस्ताव पारित होता है या नहीं होता है। ये प्रस्ताव चाहे पारित हो चाहे ना हो, आप लोगों के सिलेबस के अंदर अब ये जो है उपराष्ट्रपति जब भी आप पढ़ोगे ये चीज नहीं ऐड हो जाएगी कि एकमात्र ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति है या पहले वो कौन से उपराष्ट्रपति है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो नाम ध्यान रखना आपको, जगदीप जी धनखड़। तो इनको हटाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको ये तो चीज पता ही है, इतिहास में पहली बार कोई भी घटना घटित होती है तो वो अपना आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, कहां पर? राज्यसभा के अंदर। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की अभिक्रिया है, संविधान में मेंशन है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया किसके लिए लागू होती है। अगर ऐसा पूछे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया उसको जरूर अपन चूज कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। महाभियोग शब्द केवल और केवल आपके राष्ट्रपति या फिर आपके जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला देखो, संविधान में क्या वर्णन है, संविधान में क्या चीज मेंशन है, ये जो टॉपिक अभी मुद्दा चर्चा में चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो ये 3 अनुच्छेद अभी इंपॉर्टेंट है, करंट में चर्चा में है। एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 64, अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 64 ये कहता है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो होगा, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक ही आपके राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। हालांकि राज्यसभा का यह सदस्य नहीं होता है। देखो यहां से एक सवाल यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए निकल के आता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपके जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है लोकसभा अध्यक्ष, वो उसी सदन का सदस्य होता है। चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उनके बीच जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं वो उसी सदन के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। सबसे सर्वोच्च पद तो आपका राष्ट्रपति है और दूसरा सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति है। तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर बैठेगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। और यह बात कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल नंबर 64 में लिखी हुई है। अगला आर्टिकल आपके सामने है आर्टिकल नंबर 67। इस 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित चीजें बताई हुई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। और 61 के आर्टिकल नंबर 1 में यह बात लिखी हुई है कि 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, और वो त्यागपत्र भी लिखित रूप में देगा। और किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। यानी कि अपना इस्तीफा अगर उसको देना होगा तो लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर इसको हटाया जाना है इसके पद से तो उसका उल्लेख इसी 67 के बी के अंदर है। यानी कि 67 ए के अंदर तो यह बात उल्लेखित है कि वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, और वो इस्तीफा दिया जाएगा राष्ट्रपति को। और अगर उसको हटाया जाना है तो उस उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उसका जिक्र है साथियों अनुच्छेद नंबर 60 बी में। तो सबसे ज्यादा चर्चा में अभी अनुच्छेद 67 बी है। संविधान के अंदर यह चीज 67 बी में लिखी हुई है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आ जाओ अपन जान लेते हैं क्या प्रक्रिया होगी उपराष्ट्रपति को हटाने की। देखो जो आर्टिकल नंबर आपका 67 बी है, इस 67 बी में ये बात पहले तो ये लिखी हुई है कि अगर उपराष्ट्रपति को आपको हटाना है तो उसको हटाने से 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा। यानी कि उसको हटाने के लिए जो वोटिंग करवाएंगे ना कि हाँ कौन कौन से सांसद इसके पक्ष में है कौन से विपक्ष में, उस वोटिंग से 14 दिन पहले आपको उस सदन के अंदर नोटिस देना होगा। उस उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम मतलब जो आपके राज्यसभा है उनके महासचिव को सूचित करना होगा नोटिस देकर के कि हम इनके कार्य से असंतुष्ट है और इनको हटाना चाहते हैं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो पहली बात 14 दिन पूर्व तो नोटिस देना होगा, यह बात इंपॉर्टेंट है। और ये नोटिस देने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कि ये जो नोटिस देना या ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाना है इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अभी मैंने आपको पीछे कटिंग में बताया, न्यूज की कटिंग में, कि 60 सांसद जो है इसके खिलाफ नोटिस ला चुके हैं। कितने? राज्यसभा के 60 सांसद। तो कम से कम तो मेंशन है कितना? 50 है, लेकिन 60 सांसदों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। और यह प्रस्ताव ला करके किसको दिया है? यह प्रस्ताव आपके जो राज्यसभा के महासचिव है, कौन है राज्यसभा के महासचिव? वर्तमान में पीसी मोदी है। इन पीसी मोदी को विपक्ष ने ये नोटिस सौंप दिया है। अब पीसी मोदी के पास ये नोटिस आया, कब आया? 10 दिसंबर को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 10 दिसंबर 2024 को ये
जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, ये प्रस्ताव इन महासचिव को सौंप दिया जाता है। ठीक है, पहली प्रक्रिया यह है जो कि प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है राज्यसभा के अंदर। दूसरी बात क्या होगी, ये जब नोटिस सौंपा है इसके 14 दिन बाद में राज्यसभा के अंदर सभी लोग बैठेंगे और उसके पश्चात उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर मतदान होगा। और मतदान भी कैसा मतदान होगा, तो सबसे पहली बात तो राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर जो तात्कालीन सदस्य है उन तात्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, इस प्रस्ताव को पास करने के लिए जब उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग करवाई जाएगी, तो राज्यसभा के जो तात्कालीन सदस्य है साथियों, और तात्कालीन वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 237 मेंबर्स है राज्यसभा के अंदर वर्तमान में। वैसे राज्यसभा में सीटें कितनी होती है, 250 होती है, लेकिन उन 250 में से मतलब 250 में से 245 सीटें वर्तमान में ऐसी है जिनके ऊपर चुनाव होता है और सांसद आकर के राज्यसभा में बैठते हैं। अब उन 245 सीटों में से भी 8 सीटें खाली है, केवल और केवल 237 सीटें ही ऐसी है जिनके ऊपर वर्तमान में तात्कालीन समय के अंदर जो है आपके सांसद बैठे हैं। तो इन सांसदों का क्या चाहिए होगा, बहुमत चाहिए होगा, यानी कि तात्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा। तो आपके जो राज्यसभा है उसके अंदर तो तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना है वो प्रस्ताव, और यहां से पारित होने के बाद, राज्यसभा से पारित होने के बाद उस प्रस्ताव को जाना है आपके कहां पर, लोकसभा में, और लोकसभा में मात्र साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब हो गया जब यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा उस समय लोकसभा में जितने मेंबर बैठे हुए हैं उन मेंबर्स का बहुमत चाहिए। जैसे मान लो कि वैसे लोकसभा में सीटें हैं 543 के करीब, लेकिन अगर जिस दिन ये प्रस्ताव लोकसभा में जा रहा है और इस प्रस्ताव को पारित किया जाना है, अगर लोकसभा में मात्र 105 सांसद ही बैठे हैं तो उन 105 सांसदों में से बहुमत चाहिए होगा। बहुमत का मतलब हो जाएगा आधे से ज्यादा, तो 105 का आधा कितना हो जाएगा, लगभग 53। तो 53 सांसद का क्या चाहिए होगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर चाहिए होगा कि हाँ हम इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। और जैसे ही लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित होगा, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा, हटावा समझा जाएगा। या तो यह प्रक्रिया पूरी संपन्न होने से पहले ही उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होती है, फाइनली लोकसभा से जो है साधारण बहुमत से वो पारित होता है, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो संविधान के आर्टिकल नंबर 67 बी के अंदर जो ये चीज मेंशन है कि पहले तो 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा, इस नोटिस के 14 दिन बाद में उसके ऊपर चर्चा और मतदान होगा। मतदान में भी 2 प्रोसीजर होते हैं। राज्यसभा के अंदर आपके कौन सा बहुमत चाहिए होता है, तात्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, और लोकसभा में मात्र साधारण बहुमत चाहिए होता है, यानी कि केवल सहमति चाहिए होती है लोकसभा के अंदर। तो जितने सांसद बैठे हैं उन्होंने अगर सहमति दे दी कि हम हटाना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखो ये जो 3 प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई उनमें से पहली चीज हो चुकी है, लागू हो चुकी है। अब ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो चीज आगे अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो तात्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए ना, वो किस प्रकार से चाहिए होगा। तो देखो राज्यसभा में वर्तमान में सीटें कितनी है, मैंने आपको बताया टोटल सीट तो कितनी है, 250 सीट है, लेकिन 245 सीटें ऐसी है जिनके ऊपर इलेक्शन होता है, 5 सीटें ऐसी है जिनके ऊपर कभी इलेक्शन होता ही नहीं है। तो ये 245 सीटें वो हो गई जिनके ऊपर इलेक्शन होता है। इन 245 सीटों में से भी 4 सीटें तो साथियों जम्मू कश्मीर की जो है ये रिक्त पड़ी है, खाली पड़ी है, इनके ऊपर अभी कोई सांसद नहीं है। और 4 सीटें आपकी जो मनोनीत होती है वो मनोनीत होने वाली सीटें भी रिक्त है, यानी कि ये भी खाली है। तो जो खाली सीटें हैं उनको बहुमत के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तात्कालीन बहुमत यही होता है कि जितने निर्वाचित सांसद अभी बैठे हुए हैं राज्यसभा के अंदर उतने सदस्यों का बहुमत चाहिए। तो अभी कितने सदस्य है, 4 4 8 को माइनस कर दो 245 में से, तो मौजूदा सीटें कितनी हैं, 237 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। और इस 237 का बहुमत कितना होता है, तो इसका बहुमत हो जाएगा 119। यानी कि राज्यसभा में जब यह प्रस्ताव आएगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, उस टाइम में अगर 119 सांसद जो है राज्यसभा के अंदर उसके ऊपर सहमति दे देते हैं तो वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये चीज भी कि जगदीप जी धनखड़ को हटाने के लिए उस समय में बहुमत कितना चाहिए था। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्तमान में जो है केवल और केवल जब ये प्रस्ताव लाया जा रहा है 237 सांसद ही है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि ये 8 सीटें तो अभी खाली पड़ी है जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ ही नहीं है, ये रिक्त पड़ी है आटो की आटो सीट। तो ये 119 चाहिए होगा बहुमत, और जैसे ही इस 119 के बहुमत से राज्यसभा से पारित होगा उसको भेजा जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में वर्तमान में कितनी 543 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रखा है, तो इसमें चाहिए होगा बहुमत। जैसे देखो 543 का आधे से ज्यादा की इसमें जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा कि जितने सदस्य लोकसभा में बैठे होंगे बस वो अपनी सहमति दे देवे, यानी कि मान लो अगर उस समय लोकसभा के अंदर 200 सदस्य ही बैठे हुए हैं तो उन 200 सदस्यों में से 101 सदस्य भी अगर यस कर देते हैं कि हाँ हमें पारित करना है तो वो पारित हो जाएगा। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने सीटों पर इलेक्शन हो रखा उतना बहुमत चाहिए होगा, वो बहुमत होता है तात्कालीन या फिर विशेष बहुमत।
बहुमत भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक साधारण बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है, एक आपका तात्कालीन बहुमत होता है और एक प्रभावी बहुमत होता है। तो ये क्या क्या होते हैं बहुमत, लास्ट में जब अपन कंटेंट पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी उसके अंदर जानेंगे। और वर्तमान में 293 सीट्स किसके पास है, सत्ता पक्ष के पास है। तो देखो लोकसभा से तो इसके सहमति मिलने की इसको पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आधी से तो बहुत ज्यादा सीटें जो है किसके पास है, सत्ता पक्ष के पास है। और अगर मान लो कि उस दिन सारे के सारे सांसद अवेलेबल हो गए तो सत्ता पक्ष वाले तो उसके ऊपर नो ही करेंगे, तो इसके पास होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये चीज अपन ने जान ली वर्तमान समय में राज्यसभा की क्या स्थिति है और लोकसभा की क्या स्थिति है। अब देखो डिस्कस करते हैं कि प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कितनी है, क्या संभावना है, क्या ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि ये जो नोटिस है ना, ये 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। और अभी मैंने आपको ये बताया कि ये 10 दिसंबर को नोटिस लाया गया था। और अभी राज्यसभा में कौन सा सत्र चल रहा है, तो राज्यसभा में अभी चल रहा है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलते हैं राज्यसभा के अंदर, कौन कौन से, एक मानसून सत्र चलता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद में वापस से आपका बजट सत्र होता है। तो अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है साथियों, ये शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 20 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब 20 दिसंबर के बाद में 21 दिसंबर से राज्यसभा की छुट्टियां हो जाएगी। तो उसके बाद में तो डिस्कशन होने की संभावना ही नहीं है। 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना है, तो 10 दिसंबर को नोटिस दिया है और 20 दिसंबर यहां पर तो 10 दिन ही हुए केवल, यानी कि 14 दिन तो पूरे होंगे ही नहीं। या तो वो नोटिस पहले देते तब इसके ऊपर डिस्कशन होगा। इसका मतलब यह है कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र में तो डिस्कशन होगा ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि देखो पहली बात लिखी हुई है कि 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, और इन्होंने नोटिस दिया है मात्र 10 दिन पूर्व। तो अभी शीतकालीन जो सत्र चल रहा है ये सत्र खत्म हो जाएगा, इस नोटिस का कोई मतलब भी नहीं है। और विपक्ष ने इस बात को एक्सेप्ट भी करा है कि अगर शीतकालीन सत्र के अंदर हमारा डिस्कशन नहीं हो पाता है तो इसके बाद में जो बजट सत्र आएगा उस बजट सत्र में हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। मतलब पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि अभी हाथों हाथ तो उपराष्ट्रपति हटने वाले हैं नहीं, यानी कि अभी जब तक बजट सत्र की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक तो कुछ नहीं होना जाना है, तब तक तो ये मामला पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। और अगर मान लो कि बजट सत्र शुरू होने के बाद में ये वापस से अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और वापस से उसके ऊपर फिर चर्चा होती है, तो चर्चा जब होगी तो राज्यसभा के अंदर देखो 20 दिसंबर को ये समाप्त हो जाएगा, ये बात मैंने आपको बता दी। और वापस से मान लो कि बजट सत्र के अंदर अगर ये लोग लेकर के आ जाते हैं, यानी कि अगला जो सत्र होगा आपका, कौन सा सत्र है, अगला सत्र बजट सत्र है। ये देखो ये जो बजट सत्र के अंदर विपक्ष प्रस्ताव को पुनः लाता है तो पास होने की संभावना नेक के बराबर है। नेक के बराबर क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों देखो राज्यसभा के अंदर अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि टोटल 119 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए, 119 सीट चाहिए वर्तमान स्थिति के अनुसार इसको राज्यसभा से पास होने के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तात्कालीन बहुमत चाहिए होता है। ध्यान रखना, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो है साधारण बहुमत भी नहीं चाहिए, या फिर पूर्ण बहुमत भी नहीं चाहिए। बहुमत कौन सा मांगा है, तात्कालीन बहुमत मांगा है। और तात्कालीन बहुमत का मतलब हो गया जितने वर्तमान में सांसद चुने हुए हैं राज्यसभा के अंदर उन सभी के सभी सांसद का। अब मान लो कि 237 सांसद चुने हुए हैं, लेकिन मान लो कि राज्यसभा के अंदर सांसद आए ही 200 हैं, 37 सांसद छुट्टी पर रह गए, फिर भी 119 जो सांसद है उनके तो हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए, यानी कि जितने चुने हुए हैं उनका तो बहुमत चाहिए ही चाहिए होगा, तभी ये पास हो सकता है। और अभी आपको पता है मेजोरिटी किसके पास में है, अभी बीजेपी के पास में, यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए है, उसके पास में, बीजेपी के गठबंधन के पास में मेजोरिटी है। तो वो लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिग्नेचर करेंगे नहीं, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि ये राज्यसभा से पास हो जाए। और अगर मान लो राज्यसभा से पास हो भी गया तो आगे जाकर के लोकसभा में अटक जाएगा। क्यों, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी साधारण बहुमत चाहिए, और साधारण बहुमत चाहिए, उसमें से भी 293 सीटें किसके पास, सत्ता पक्ष के पास है। और अभी जो उपराष्ट्रपति है वो मतलब आए कहां से, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने किया है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों ने ही तो चुन करके उपराष्ट्रपति को सभापति बनाया है, उपराष्ट्रपति बनाया है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट खुद थोड़ी चाहेगी अपने चुने हुए मतलब जो उपराष्ट्रपति है उनको खुद ही हटा दे, तो वो लोग तो इसके पक्ष में वोट करेंगे नहीं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, न के बराबर है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा। आप कहोगे गुरुजी फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। तो मुझे यह लगता है कि बेसिकली जो विपक्ष का है, आपके सत्ता पक्ष तो है आपके बीजेपी वाला, और विपक्ष मेजोरिटी के अंदर है कांग्रेस। तो कांग्रेस और उनके साथ में कुछ 3-4 पार्टियां और मिली हुई है, ये सब लोग मिलकर के केवल और केवल इस चीज को हवा बनाने के लिए, या मुद्दा क्रिएट करने के लिए, या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि उपराष्ट्रपति हमारी सुनते नहीं है। कुल मिलाकर के वो चर्चाओं में आना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मात्र प्रतीकात्मक रूप से ये दिखावा किया जा रहा है, बाकी ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, संभव ही नहीं है प्रैक्टिकल तरीके से कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सके वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर उनके पास मेजोरिटी होती, उनके पास सीटें ज्यादा होती विपक्ष के पास में, तो हम समझ ही पाते कि हाँ चलो वो पास करवा देंगे।
अभी उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पास वो करवा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष मजबूती से खड़ा है और वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ वोटिंग कर नहीं सकते। ये स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी देखो, अगर सत्ता पक्ष वालों में से भी कुछ सांसद अगर बिक जाएं, उनकी तरफ चल जाएं और वोटिंग कर दें, तो हो सकता है पॉसिबल हो जाए। तो पॉसिबल होने पर क्या चीजें हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इतनी सीटें जो है इनको चाहिए ही चाहिए। 119 सांसदों के सिग्नेचर तो इनको चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये अपन ने बात कर ली, प्रस्ताव के पारित होने की संभावना क्या है, नेक के बराबर है। यानी कि जो प्रस्ताव है राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विरोध दिखाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कराया जा रहा है, इनको हटाने की संभावना तो नेक के बराबर है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमति नहीं है। किसके पास में? जो विपक्ष वाला पक्ष है उसके पास में। अब देखो, जो राष्ट्रपति है यहां से अपना परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कंटेंट शुरू होता है। यहां पर यह चीज आप कंप्लीट जान चुके हो। मुद्दा क्या है आपका? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि ये बायस्ड है, हमारी सुनते नहीं है। दूसरी बात हमने जान ली कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और उसके बाद में 67B में लिखा हुआ कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो अपन ने जान ली। राज्यसभा में वर्तमान स्थिति क्या है वो हमने जान ली, और इनको हटाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी वो भी हमने जान ली कि न के बराबर पॉसिबिलिटी है, नहीं हटाया जा सकता। वर्तमान जो सिचुएशन है, वर्तमान में जो मेजोरिटी है सत्ता पक्ष के पास में, उसके अकॉर्डिंग नहीं हटाया जा सकता। देखो, अब अपन आगे बात करते हैं साथियों अपने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कंटेंट के बारे में। आपका जो उपराष्ट्रपति है, इन उपराष्ट्रपति का संविधान में साथियों उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 63 से लेकर के 69 तक, यानी 63 से 69 तक। एक आर्टिकल 70 भी है, उस 70 के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, और एक आर्टिकल 71 भी है। इनके अंदर भी उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है 63 से लेकर 69 के अंदर मेंशन है। तो अपन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या चीज लिखी हुई है, और लास्ट में ये सारे के सारे अनुच्छेद में आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा दूंगा कि 63 में क्या है, 64 में क्या है, 65 में क्या है। मात्र एक लाइन आपको याद करनी होगी, उससे सीक्वेंस याद हो जाएगा कि अच्छा पहले ये वाली बात है, फिर ये वाली बात है, फिर ये वाली बात है। तो थोड़ा देरी रखो, आ जाओ। सबसे पहले जानो, देखो अनुच्छेद नंबर 63 जो है, अनुच्छेद नंबर 63 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति की शुरुआत होती है, उसमें केवल यह बात लिख दी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, वैसे ही अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक है। और देखो, जैसे ही 63 से आगे बढ़ते अपन 64 के अंदर, 64 में यह बात लिखी हुई है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब राज्यसभा के अंदर जो स्पीकर होता है ना, मेन, जो सारी चीजों को सुनता है, दोनों पक्षों की बातें सुनता है और सुनकर के वापस से उनको बात बताता है, तो वो जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष कौन होगा? जो उपराष्ट्रपति होगा वही उस राज्यसभा का सभापति होगा, वही उस राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 64 में लिखी हुई है। अगला आर्टिकल है 65, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में यह बात है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य कर सकता है। कब कर सकता है? यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बन सकता है, या राष्ट्रपति के जो कार्य है वो कार्य भी कर सकता है। जैसे देखो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति जो है वर्तमान में फॉरेन किसी दौरे के ऊपर गए हुए हैं, और हमारे देश में उस टाइम में राष्ट्रपति के सिग्नेचर की या किसी ना किसी चीज की जरूरत है जहां पर राष्ट्रपति ही एक्ट कर सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जब राष्ट्रपति यहां पर नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा, उस समय उपराष्ट्रपति को भी वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि राष्ट्रपति को मिलते थे। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 65 में है। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ये पूरी थ्योरी इसमें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति, यानी कि किसी कारण से राष्ट्रपति बाहर चला जाए, या कुछ मान लो कि वो बीमार हो जाए या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम ना हो, तो उस टाइम में राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य करेगा, यानी कि वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। अच्छा, रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तथा इनको मिलने वाले वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के अनुसार ही होंगे। यानी कि जो राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है वही सैलरी उपराष्ट्रपति को उस टाइम में मिलेगी जब वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहा है। अगला अनुच्छेद है साथियों आपके अनुच्छेद नंबर 66, और इस 66 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कि निर्वाचन किस प्रकार से होगा और क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखो, आर्टिकल नंबर 66 का 1 जो है 66(1), ये तो कहता है कि निर्वाचक गण कौन कौन होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन से सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए दोनों सदन, आपका लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक आपका राष्ट्रपति खुद है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, एकल संक्रमण की जो मतलब एकल संक्रमण की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, उसके द्वारा इलेक्शन होता है और ये मतदान भी गुप्त होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। यानी कि निर्वाचक गण कौन कौन होंगे, तो आपके जो दोनों सदन है, दोनों सदन कौन सी, एक आपकी लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में मैंने आपको बता दिया कितने, 237 सदस्य हैं। तो ये सारे के सारे सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मान लो कि 237 ना होकर के 245 पूरी सीटें भरी हुई होती तो सारे के सारे सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी उपराष्ट्रपति के जैसे ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन, मनोनीत सदस्य। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जिन जिन सांसदों को और विधायकों को जनता ने चुन करके भेजा होता है सत्ता में, वो सारे के सारे निर्वाचित विधायक और सांसद राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल और केवल दोनों सदनों के सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों सदनों के भी सभी के सभी सदस्य, एक भी सदस्य पीछे नहीं छूटेगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। तो निर्वाचक गण कौन कौन होंगे ये बात लिखी हुई आर्टिकल नंबर 66(1) के अंदर। और 66(2) में लिखी हुई है शर्तें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या बात जरूरी होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए न ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं। वो बात 64(b) में लिखी हुई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यानी कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये बात संविधान में साफ साफ मेंशन है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और फिर 64 कह देता है कि वही उपराष्ट्रपति उस सभा का सभापति भी होगा। तो यानी कि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य भी नहीं है और उस सदन का सभापति भी है। तो ये बात आपके यहां से क्लियर होती है कि उस सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर सदन का किसी का सदस्य हुआ तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो उसका पहले वाला जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। यानी कि मान लो कि राज्यसभा का कोई सदस्य है और उसको उपराष्ट्रपति चुनने के लिए ये लोग आगे ला रहे हैं, तो फिर वो राज्यसभा के सदस्य की उसकी जो योग्यता है या राज्यसभा के सदस्य का जो पद उसके पास था वो खाली समझा जाएगा। फिर उस पद के ऊपर कोई नहीं रहेगा, वापस से जो है इलेक्शन करवा के उस पद पर किसी को लाना पड़ेगा या किसी को मनोनीत करना पड़ेगा अगर मनोनीत का पद खाली होगा तो इस प्रकार से किया जाता है कि सदन का सदस्य नहीं होता है जो उपराष्ट्रपति बनता है। ये 66(2) में लिखी हुई है। और 66(3) के अंदर क्या बात लिखी हुई है, इसमें साथियों योग्यताएं हैं। ये योग्यताएं जनरल योग्यताएं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य बनने की केवल योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए अगर उसको राष्ट्रपति बनना है तो। और भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। यानी कि जहां पर राजस्थान सरकार या भारत सरकार किसी भी तरीके से उनको कोई सैलरी वगैरह देती है, ऐसा लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अगला है आर्टिकल नंबर 67। आप चिंता मत करो, सारे के सारे आर्टिकल अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं किस आर्टिकल में क्या है, डीप में बता रहा हूं। आगे मात्र एक लाइन बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, ये 67 है। अपन डिस्कस करके आए हैं पीछे कि उपराष्ट्रपति की पदावधि मात्र 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष से पहले भी जो है उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो 67(a) में लिखा हुआ है कि त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और वो भी लिखित रूप में देगा। दूसरी बात 67(b) में लिखा हुआ है इसको हटाने की प्रक्रिया या हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 3 चरण होते हैं, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा, उसके बाद में राज्यसभा के अंदर मतदान होगा, उसके बाद में लोकसभा से उसको पारित करना होगा। तो इन 3 चरणों के अंदर इसको हटाने का प्रस्ताव है। अगली जो बात है साथियों, अनुच्छेद नंबर 68 में क्या मेंशन है कि उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं, मान लो कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया इनके पद से, रिक्त हो गया, तो उस रिक्त होने की स्थिति में क्या करना है, जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो संविधान में यह बात मेंशन है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही शीघ्र अतिशीघ्र उसके ऊपर वापस से इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। एक वर्ड मेंशन है शीघ्र अतिशीघ्र, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, शीघ्र अतिशीघ्र।
अब देखो आपसे एग्जामिनर यहां से क्या सवाल पूछ सकता है, यहां से ये सवाल पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद में कितने महीनों में चुनाव करवा लेना चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या फिर शीघ्र अतिशीघ्र। तो वहां पर वर्ड चूज करना आपको शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि संविधान में ये वाला वर्ड चूज किया हुआ है। शीघ्र अतिशीघ्र मतलब वो शीघ्र अतिशीघ्र का टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है। यानी कि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 6 महीने के अंदर कर ही लेना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए टाइम बाउंडेशन है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो उसके खाली होते ही 6 महीनों के भीतर भीतर दोबारा इलेक्शन आपको करवाने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति के पद को 6 महीने से ज्यादा आप खाली नहीं रख सकते, भले ही उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कोई दूसरा सदस्य भी काम क्यों ना कर रहा हो। राष्ट्रपति के चुनाव 6 महीने के भीतर भीतर हो जाने चाहिए। वैसी बात उपराष्ट्रपति के लिए नहीं लिखी हुई है। उपराष्ट्रपति के लिए वर्ड में यूज किया हुआ है कि पद के रिक्त होने पर शीघ्र अतिशीघ्र उस पर चुनाव करवाए जाने चाहिए। अब वो शीघ्र अतिशीघ्र का टाइम कितना भी हो सकता है, संसद अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी करवा ले, लेकिन फिर भी वो कुछ भी एक्सक्यूज देकर टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर मेंशन है बात उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ या प्रतिज्ञान जिसको बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाता है आपके राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और अगला आर्टिकल है आपके आर्टिकल नंबर 70। इस 70 में यह बात मेंशन की हुई है कि किसी ना किसी आकस्मिक की वजह से अगर राष्ट्रपति उसके पद को छोड़ देता है या राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया लाके हटा दिया जाता है या उनका देहांत हो जाता है, तो उस राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो कर्तव्यों का निर्वहन जो है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन वो उस टाइम में उपराष्ट्रपति करेगा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पीछे एक आर्टिकल आया था जिस आर्टिकल के अंदर तो यह बात थी कि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। यह बात है 65 के अंदर। यहां पर तो यह बात लिखी हुई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कब करेगा। कब करेगा मतलब कि यह बात है कि राष्ट्रपति जब बीमार हो या कहीं विदेश किसी दौरे पर गए हुए हो या राष्ट्रपति उस टाइम में अनुपस्थित हो, लेकिन उन्होंने पद छोड़ा नहीं है। ठीक है, यह बात तो यहां पर है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है उस समय में राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति जरूर है लेकिन वो वहां पर अनुपस्थित है। यह वाली बात तो है कि राष्ट्रपति के तौर पर कार्य एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर एक्ट करेगा, उनका कार्य करेगा। यह बात 65 में है। और उपराष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रपति उनके पद को छोड़ ही देगा पूरे तरीके से, यानी कि कोई आकस्मिकता आ जाएगी जहां पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, उस टाइम में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद नंबर 67 है अगला आपके, इसमें लिखा हुआ है चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्वाचन से संबंधित अगर किसी तरह की कोई शंका है ना, तो शंकाओं का समाधान करने के लिए उन सारे के सारे विवादों को जो है उच्चतम न्यायालय ही सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। ये अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है यही इनकी सुनवाई करके इनके ऊपर जो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा वही फैसला माना जाएगा, वही फैसला मान्य होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। या आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ 3-4 चीजें बता देता हूं, और वो 3-4 चीजें क्या होगी, इसी चीज से संबंधित आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से ये सारे के सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं। देखो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, उसका निकार शनि है, उसका निकार शनि है। निकार से मतलब समझ लो कि उसको बाहर निकालना, यानी कि उसको बाहर निकालना है, नहीं तो शनि लग जाएगा। तो ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, उसका निकार शनि है। और ये बात तो आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 69 तक मेनली है, और इसको आप 70 तक भी मान सकते हो। 71 के अंदर तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में कॉमन बात बोली हुई है, तो 63 से लेकर 70 तक आर्टिकल मान सकते हो। इनको छांट दो। जो पहला है ये होगा 63 आर्टिकल, इसके बाद में दूसरा है ये होगा 64, ये वाला होगा आर्टिकल नंबर 65, उसके बाद में ये वाला होगा आर्टिकल 67, ये होगा 68, ये हो जाएगा आपके 69, 63, 64, 65, 66, अच्छा ये 67 हो जाएगा। ये आर्टिकल आपके 67 हो गया, ये 68 है, ये आर्टिकल नंबर 69 है, और ये वाला आर्टिकल नंबर 70 है। अब देखो इनको कैसे ध्यान रखोगे कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या बात लिखी हुई है। तो आर्टिकल नंबर जो 63 है उसमें क्या आ रहा है, ऊ यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ये वाली बात किस में है, आर्टिकल नंबर 63 में है। उसके बाद में दूसरी बात है से, यानी कि आर्टिकल नंबर 64 में क्या है कि वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति सभापति होगा किसका, राज्यसभा का। ये बात किस में, आर्टिकल नंबर 64 में है। अगला है आपके सामने का मतलब है कार्यों का निर्वहन। का मतलब क्या समझोगे आप, कार्यों का निर्वहन। किसके कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
कार्यों का निर्वहन, किसके कार्यों का? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये वाली बात लिखी हुई आर्टिकल नंबर 65 के अंदर, तो कार्यों का निर्वहन हो जाएगा। अच्छा, अगला है आर्टिकल नंबर 66, इसमें लिखा हुआ नी का मतलब हो जाएगा निर्वाचन। क्या हो जाएगा? निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इसमें भी 67(1) के अंदर लिखा हुआ है कि निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। 67(2) के अंदर लिखी हुई है शर्तें कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 66(3) के अंदर बात लिखी हुई उसकी योग्यताएं कि उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो 66 में क्या हो जाएगा? नी से निर्वाचन। अगला है आपके सामने का से आपको ध्यान रखना है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और यहीं पर मैंने आपको बताया 5 वर्ष में ये जो 67 है, इस 67 का आर्टिकल नंबर ए जो होगा उसमें तो ये बात लिखी हुई कि अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? 5 साल से पहले राष्ट्रपति को देगा, या फिर दूसरी बात उसको अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया भी जा सकता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल नंबर 67 है, और 67 का भी बी, जिसके अंदर इसका कार्यकाल है कि कार्यकाल से पहले अगर वो खाली हो रहा है, यानी कि 5 साल कार्यकाल है और 5 साल से पहले त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा, या फिर उसको संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जाएगा। और यह भी बात ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा के अंदर ही जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन के अंदर प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस सदन का विशेष बहुमत चाहिए होता है। जिस भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन का विशेष बहुमत का मतलब हो जाता है उन सदस्यों का 2/3, यानी कि जितने सदस्य हैं उनका 2/3 वोटिंग उसके पक्ष में चाहिए होती है, वो विशेष बहुमत होता है। जबकि इसमें क्या बताया अपन ने? इसमें तात्कालीन बहुमत चाहिए होता है, यानी कि जितने सदस्य हैं वर्तमान में उनके ऊपर जिनका चुनाव हो चुका है, जो सीटें खाली नहीं है, जितने सदस्य राज्यसभा के अंदर अभी निर्वाचित होकर आ चुके हैं, उन तात्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो केवल और केवल राज्यसभा का सभापति है। और राज्यसभा में भी वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो उसका सभापति है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद से ऑटोमेटिक सभापति बन के आया है। जबकि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य बढ़िया तरीके से निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें दोनों के ही पास वो अधिकार होता है। जबकि उपराष्ट्रपति का संबंध केवल और केवल आपका राज्यसभा से होगा। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का ही सभापति है और वो पदेन तरीके से आया है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन नहीं करा है, निर्वाचन किसका हुआ है? उपराष्ट्रपति का हुआ है। आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से राज्यसभा के सभापति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे आपको लगना होगा कि भाई साहब ये प्रश्न ही गलत है अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ हो तो। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन नहीं होता है, सभापति का पद तो पदेन होता है, निर्वाचन किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये वाली बात होगी आर्टिकल नंबर 67 में। रे से आप क्या ध्यान रखोगे? रे से ध्यान रखोगे रिक्ति, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो उसके रिक्त होने के बाद में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करवाने हैं, ये बात लिखी हुई आर्टिकल नंबर 68 में। अगला आपका शे है, शे से आप क्या ध्यान रखोगे? शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये बात लिखी हुई 69 में, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। और अगला बात है आपके सामने नी से आप ध्यान रखोगे निर्वहन, क्या ध्यान रखोगे? निर्वहन। और निर्वहन किसका? आकस्मिकता के अंदर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, ये बात लिखी हुई आर्टिकल नंबर 70 के अंदर। और एक आर्टिकल और मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 71 है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव से संबंधित किसी तरह की कोई शंका है तो उसका जो समाधान है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो आई होप आपको सारे के सारे ये आर्टिकल याद होंगे। आपको केवल ये एक लाइन याद रखनी है, इससे सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। अगला देखो, विभिन्न प्रकार के बहुमत जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया एक तात्कालीन बहुमत होता है, एक आपका विशेष बहुमत होता है। क्या क्या होता है जान लेते हैं। देखो, एक तो होता है आपके पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सदस्यों का बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब हो गया कुल सदस्य जितने हैं सबका बहुमत। जैसे अभी राज्यसभा के अंदर कुल सदस्य कितने हैं? 245 सदस्य कुल है, तो उन कुल सदस्यों का जो बहुमत होगा वो पूर्ण बहुमत होगा। जबकि एक बहुमत होता है तात्कालीन बहुमत, या जिसको आप बोलते हो प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कह लो या फिर तात्कालीन बहुमत कह लो। ये क्या होता है? देन मेंबर्स, यानी कि जितने सदस्य है, जैसे अभी राज्यसभा में सदस्य है कितने? 237 ही है। क्यों? क्योंकि सीटें 8 खाली पड़ी है। तो पूर्ण बहुमत तो होगा उसमें कुल सदस्य कितने हैं उनका बहुमत, चाहे उसके ऊपर चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है या सीटें खाली पड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। पूर्ण बहुमत के अंदर जितने भी सीटें हैं उन सारी की सारी सीटों का बहुमत चाहिए होगा। जबकि तात्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत जो होता है वो होता है कि वर्तमान में कितने सीटों के ऊपर चुनाव होकर के सांसद बैठे हैं, वो वाला बहुमत होता है आपका तात्कालीन बहुमत। और राज्यसभा में तात्कालीन जो सीटें हैं 237 है।
आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। अगला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उस समय उस सदन के अंदर कितने सदस्य बैठे हुए हैं। जैसे मान लो कि 237 तो अभी वर्तमान में सांसद है जो चुनाव होकर के आ चुके हैं राज्यसभा में, लेकिन मान लो कि जिस समय उस प्रस्ताव को पारित करना है उसमें 237 सदस्य आए ही नहीं, केवल और केवल 200 सदस्य ही आते हैं। अगर केवल 200 सदस्य ही आते तो फिर वहां पर क्या होता, उन 200 सदस्यों का बहुमत चाहता, और वो होता क्या, साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत का मतलब समझ गए, जितने सदस्य उस समय उस सदन के अंदर बैठे हुए हैं बस उन सदस्यों का बहुमत चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति को जो है हटाने के लिए लोकसभा में क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। अब लोकसभा में सीटें तो टोटल कितनी है, 543 सीटें हैं, तो 543 का अगर बहुमत चाहिए होता तब तो वो क्या हो जाता, तब तो पूर्ण बहुमत हो जाता। और अगर जितनी सीटों पर निर्वाचन हो रखा है उनका चाहिए होता तो वो तात्कालीन बहुमत हो जाता। और अगर मान लो कि लोकसभा में 543 में से केवल और केवल 225 सांसद ही आते हैं उस दिन, जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होना है, तो वहां पर 225 का बहुमत चाहिए होगा, और जितने सांसद वहां पर उपस्थित है उनका जो बहुमत होता है वही कहलाता है आपका साधारण बहुमत, यानी कि सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स। एक होता है साथियों विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। विशेष बहुमत में दो चीजें इंक्लूड हो जाती है, दोनों चीजों में से जो ज्यादा होगा उसको माना जाएगा। दो ज्यादा क्या, एक तो कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत हो गया, ये जो पूर्ण बहुमत होता है ये भी होना चाहिए, यानी कि पूर्ण बहुमत। जैसे मान लो कि 543 अभी मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, तो 543 का बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए, और पूर्ण बहुमत के साथ में उपस्थित सदस्यों व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको माना जाएगा विशेष बहुमत। तो एक तरीके से विशेष बहुमत में आप ये मान सकते हो कि जितने सदस्य होंगे उनका 2/3 सदस्यों का बहुमत। ये समझ रहे हो आप, ये तो बहुमत क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे 543 का आधा कर दोगे वो आपके बहुमत हो जाएगा, तो वो तो होगा आपके पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत तो 543 का आधा हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। अब मान लो कि 543 पूरे के पूरे सदस्य ही वहां पर उपस्थित हो गए, तो इन 543 सदस्यों का 2/3 बहुमत निकालना होगा, और ये आपके 271 से भी ज्यादा आएगा। तो विशेष बहुमत के अंदर एक बात और ऐड हो जाती है कि पूर्ण बहुमत के साथ में आपको 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है। अब देखो एक चीज जान लो कि राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग लाया जाता है ना, महाभियोग की अभिक्रिया एक तो पता है राष्ट्रपति के खिलाफ ही लाई जाती है, और ये जब लाया जाता है तो उसमें दोनों सदनों में पूर्णतः कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। यानी कि ये जो विशेष बहुमत है ना, ये विशेष बहुमत किसको हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए चाहिए होता है, और वो भी कहां पर, दोनों सदनों के अंदर। मैंने आपको बताया राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव पहले, लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन का क्या चाहिए होगा, विशेष बहुमत चाहिए होगा, और विशेष बहुमत होता है आपका 2/3 बहुमत। अच्छा, एक बात और कि अगर मान लो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई संबंध प्रभावित हो जाते हैं और आपको संविधान में संशोधन करना है, और संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाना है, तो उस संशोधन वाले अधिनियम के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। और साथ में यानी कि संविधान संशोधन अगर करना है तब कौन सा बहुमत चाहिए, तो आपके लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का तो चाहिए विशेष बहुमत, और साथ में जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं ना, उन सब की सब विधानसभाओं का भी आधे से एक अधिक, यानी कि जैसे मान लो अभी वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं, जितने राज्य होंगे उनमें से आधे से एक अधिक राज्यों का क्या चाहिए होगा, साधारण बहुमत चाहिए होगा। साधारण बहुमत का मतलब समझ गए, जितने सदस्य उस समय बैठे हुए हैं उनका बहुमत। तो ये संविधान संशोधन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। अब देखो यहां पर अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उपराष्ट्रपति को लेकर के क्लियर होता है, और अब लास्ट में ये एक सवाल मैं आप लोगों को देकर के जा रहा हूं। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने लास्ट तक क्लास को देखा है उनको कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट देना है। देखो क्या सवाल है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है। इनमें से 5 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं क्लास में पूरी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट आप समझे हो तो आकर के बता देना कि सर पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला चौथा तीसरा सही है। कौन कौन से सही है कमेंट बॉक्स में मुझे आपको कमेंट करना है। देखो पहला स्टेटमेंट है, हटाने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना है। यह बात सही है या नहीं है आपको देखना है। दूसरा है, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने में केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बात लेते हैं, यह बात सही है या नहीं है, यह बताना आपको। अगला है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, यह बात सही है या नहीं। अगला है, यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत यानी कि सहमति पारित होना आवश्यक है। चौथा स्टेटमेंट यह है। और पांचवा है कि इस प्रस्ताव में राज्यसभा का सभापति स्वयं वोट नहीं कर सकता, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति खुद, वो इसके अंदर वोट नहीं कर सकता उपराष्ट्रपति को हटाने में। तो ये 5 स्टेटमेंट है, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे।
ठीक है साथियों, तो ये अपना सेशन होता है यहीं पर कंप्लीट। अपन मिलेंगे किसी ना किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।